तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्थ स्प्रिंग। और नॉर्थ स्प्रिंग में ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये हैं एनिस जंग, और ये जिससे बात कर रही हैं वो हैं साहब ए आदम। एनिस जंग एक राइटर हैं जो हमें साहब ए आदम और उनके परिवार के बारे में बताएंगे। साहब ए आदम एक कचड़ा बीनने वाला लड़का है और यह सीमापुरी में रहता है। दिल्ली में जो सीमापुरी है वहाँ पे रहता है। तो इनका जो परिवार है वो 1971 में बांग्लादेश से आ गया था। और एनिस जंग जब उससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो वो कहता है क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए मैं कचरा बीनता हूँ। तो उसने कहा तुम स्कूल जाओ। तो साहब ए आदम कहता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, और जब भी कोई मेरे आसपास स्कूल खुल जाएगा तो मैं स्कूल जाऊँगा। इस पर एनिस जंग कहती हैं कि यदि मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो साहब ए आदम कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं स्कूल आऊँगा। और इसके बाद वह कुछ दिनों बाद इनके पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो एनिस जंग थोड़ी सी शर्माती हैं, उन्हें लगता है कि मैंने एक ऐसा वादा किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन साहब ए आदम जो है उससे तो ऐसे वादे सब जगह होते रहते हैं, इसलिए वो इस बात को बहुत मेंशन नहीं करता है। और एनिस जंग जो है वो कहती हैं कि देखो स्कूल खुलने में अभी बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत जल्दी स्कूल नहीं बनने वाला है। इसके बाद साहब ए आदम से एनिस जंग की जो पहचान हो जाती है, तो इसकी वजह से वो उसके जहाँ वो रहता है वहाँ जाती हैं। वो रहता है सीमापुरी में, और सीमापुरी में आप देख सकते हो ये देखो मिट्टी के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इन पर टिन और तिरपालिन जो है उसके रूफ बने हुए हैं, छत बने हुए हैं, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। यहाँ कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, देखो पानी भरा हुआ है। यहाँ पे एनिस जंग जाती हैं, यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई थीं, उनके पास बैठकर ये उनसे पूछती हैं कि तुमने अपने हरे भरे खेत बांग्लादेश के ढाका में क्यों छोड़ दिए? तो वो उन्हें बताती हैं कि देखो वहाँ पर बहुत सारी बाढ़ आती थी और उस बाढ़ से हमारे खेत और घर अनाज सब कुछ बह जाता था, तो हम लोगों को तो खाने पीने को चाहिए, और तभी हम लोग 1971 में ये इस तरह से देखो अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के और शहरों की तरफ आए हैं। अब हम लोग यहाँ शहरों में रहते हैं, हमें रहने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग रहते हैं क्योंकि सब कुछ से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें खाना। और देखो ये जो कचरा है, कचरा उनके लिए सर्वाइवल का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए कचरे का थोड़ा अलग अर्थ है। बड़ों के लिए तो ये सर्वाइवल का साधन है, लेकिन बच्चे इसे आश्चर्य से ढका हुआ मानते हैं। वो कहते हैं हमें 1 रुपया मिल जाता है, 10 का नोट मिल जाता है, तो उन्हें एक सोने की तरह मिल जाता है। ये जो बच्चे हैं ये बिना जूते चप्पल वाली एक गैंग की तरह हैं, जो पक्षियों की तरह सुबह आ जाते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। जैसे पक्षी सुबह सुबह आ जाते हैं और दोपहर के लगभग हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसी तरह ये बच्चे आ जाते हैं। एक दिन ये पूछती हैं एनिस जंग कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है मेरा नाम साहब ए आदम है। ये कहती हैं कि ये अपने नाम का मतलब नहीं जानता होगा कि इनके नाम का मतलब क्या है, पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का मालिक, लेकिन वो बिना अपने नाम का मतलब जाने यहाँ वहाँ घूमता रहता है। एनिस जंग एक दिन बिना जूते चप्पल वाले बच्चे से पूछते हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो वो कहता है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सैंड पर से उतार के नीचे जूते नहीं दिए, उन्होंने सैंड पर रख दिए, इसलिए मैं जूते नहीं पहनता हूँ। दूसरा लड़का जो डिस्कलर जूते पहने हुए था, एक पैर में दूसरा, दूसरे पैर में दूसरा, वो कहता है कि अगर इसकी माँ इसे जूते दे भी देगी तो भी ये नहीं पहनेगा, इसे पसंद ही नहीं है जूते पहनना। तो फिर वो जब उससे पूछती हैं कि तुम्हारे जूते डिस्कलर्ड कैसे हैं, तो वो केवल अपने पाँव को सड़क पर रगड़ता रहता है, कोई उत्तर नहीं देता। तभी तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। तो एनिस जंग कहती हैं कि देखो ये पहला मामला नहीं है जिसमें बच्चे अपनी गरीबी को छिपाने के लिए बहाना बना रहे हों जूता नहीं पहनने का। ऐसे बहाने मैंने पूरे भारत में घूमते हुए कई जगह देखे हैं, और लोग अपनी गरीबी को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जैसे एक सबसे फेमस बहाना चलता है कि मैं जूते चप्पल इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि यह एक रीति रिवाज है, मेरे यहाँ का रिवाज है जूते नहीं पहनना, इसलिए मैं जूते नहीं पहनता हूँ। ऐसा बहाना हमने पूरे भारत में सुना है। फिर वो एक उद्दूपी की कहानी सुनाती हैं जहाँ पर एक पुजारी की लड़के का जो है वो जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करता है।
और भगवान उसकी प्रार्थना सुन भी लेते हैं। ये देखती हैं कि 30 साल पहले वो जो लड़का है वो देवी माँ के मंदिर के बाहर से जब गुजरता था अपना स्कूल जाने के लिए, तो माता से मांगा करता था कि माता मुझे एक जोड़ी जूते देना। और 30 साल बाद जब मैं उसके गांव में दोबारा से गई तो मैंने देखा कि मंदिर के पीछे नए पुजारी का मकान बना हुआ है और वहाँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं। उनका लड़का हाँफता हुआ आता है और फोल्डिंग पलंग पर अपना बैग फेंकता है, मतलब उसको जूते मिल गए हैं। लेकिन ये अभी भी नंगे पैर ही हैं। एक दिन वो साहब को देखती हैं कि वो टेनिस के जूते पहने हुए है और टेनिस का खेल देख रहा है। वो कहता है मुझे ये I खेल like the पसंद है। game. I go inside लेकिन when no वो one is जूते जो around. थे The वो उसे gatekeeper किसी lets me use the swing. ऐसे बच्चे के डले हुए मिल गए थे जिनमें एक छेद हो गया था, तो उसने फेंक दिए और उसने ये उठा लिए। लेकिन जिस खेल को वो देख रहा है वो खेल इसकी पहुंच से बहुत दूर है, उस खेल को ये नहीं खेल सकता है। इस तरह से एनिस जंग जो है वो हमें बताती हैं। फिर वो एक दिन कहती हैं कि एक दिन साहब मुझे मिला, उसके हाथ में केतली थी और वो मुझे बताता है कि वह एक मैं मिल्क एक बूथ पर मिल्क काम बूथ पर करने काम लगा है करता हूँ जहाँ जहाँ उसे मुझे 800 रुपये 800 मिलते रुपये और हैं पूरा खाना और मिलता पूरा है। खाना मिलता है। अब वह वहाँ पर काम करने लगा है तो उसका जो केयर फ्री लुक था वो उसके चेहरे से गायब हो गया है, क्योंकि जो उसकी बोरी थी वो उसे बड़े हल्के से अपने साथ लिए रहता था, जबकि उसका वजन भारी था क्योंकि वो बोरी उसकी अपनी थी। अब उसको जो केतली है जो अपेक्षाकृत कम वजन की है, लेकिन वो ज़्यादा भारी लगती है क्योंकि जो केतली है वो उस दुकानदार की है, उस मिल्क बूथ वाले की है। अब उस बच्चे का बचपन खो गया है।